नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप की यात्रा आजमगढ़ में है। हम लोग कुछ लोगों से मिलजुल के लौट रहे थे तो हमारे साथी ने बताया कि ये जो जगह है इसका नाम सराय मीर है और सराय मीर से नाम से पूछेंगे तो लोग ज़्यादा नहीं बताते हैं। गूगल पे जब सर्च करेंगे मिनी दुबई आजमगढ़ तो पहला रिज़ल्ट आता है सराय मीर। जी, सराय मीर को आजमगढ़ का, यूपी का मिनी दुबई भी कहा जाता है। यानी यहाँ पे कारोबार को लेकर कहा जाता है, यहाँ के लोगों के जॉब प्रेफरेंसेस को लेकर कहा जाता है। और आज इस सराय मीर के कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे थोड़ा सराय मीर के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि सराय मीर इतना मिनी दुबई का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, क्यों कहते हैं, तमाम किस्से कहानियाँ सराय मीर से जो जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत किया जाएगा। चुनावी बातचीत करेंगे लेकिन वो बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हमको जानना है, जगह का इतिहास जानना है, उसके बारे में थोड़ा सा किस्सा कहानी सुनना है। क्या नाम है गुरु आपका? आपसे बातचीत शुरू करें, कोई दिक्कत? आपसे बात, आपसे 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 नहीं कोई दिक्कत? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल मोहम्मद आदिल जी। क्या करते हैं आदिल? मेरा ट्रैवल्स का काम है ट्रैवल्स का काम जी। यार, सराय मीर के बारे में मैंने सुना है, जो मैंने पहले कह रहा था कि इसको मिनी दुबई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कहानी क्या है, बताओ जरा सा। तो उसकी दो वजह हैं। एक तो यहाँ के लोग बहुत बड़ी तादाद में दुबई रहते हैं, और दूसरे ये है कि दुबई में जो कुछ मिलता है, गुड्स और सारी चीज़ें, वो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं आसानी से। अच्छा, हाँ, उसके अलावा यहाँ पे जो भी चीज़ें, वहाँ करेंसी एक्सचेंज करना है, या आपको वहाँ की जो चीज़ें हैं, परफ्यूम है, घड़ियाँ हैं, मोबाइल हैं, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत की हैं, वो यहाँ पे आप आसानी से पा सकते हैं। आजमगढ़ में शहर में नहीं मिलेगा, 25 किलोमीटर दूर सराय मीर में मिलेगा। हाँ, सराय में मिलेगा। अच्छा, और असल में बहुत पहले से ये ट्रेंड है। और यहाँ पे जो दुकान है, ख़ास तौर से आप ये BSC मार्ट आप देख लीजिए, यहाँ पे बाहर से जो भी चीज़ें लोग लेके आते हैं, जैसे कोई आदमी कमाने गया, वहाँ से लेके आया, उसको फिर यहाँ पे बेच भी देते हैं लाके। ये भी तरीका है। एक ये कि अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब से ओपन मार्केट हो गई है इंडिया की 1998 के बाद से, ख़ास तौर से अब तो इंडिया में सारी चीज़ें आ रही हैं आसानी से, पहले नहीं आती थी। तो पहले जो ख़ास तौर से कैसेट है, टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, ये सब चीज़ें इंडिया में नहीं मिलती थी। मैं बात कर रहा हूँ 90s की, उससे पहले की, तो भी ये चीज़ें यहाँ मिलती थी। और कपड़े हैं, ख़ास तौर से जब सिंगापुर लोग रहते थे, बोरनाई रहते थे और मलेशिया रहते थे, तो वहाँ से लोग चीज़ें लाते थे, यहाँ बेच देते थे। इससे पहले लोग बर्मा रहते थे। यहाँ का एक इतिहास है। यहाँ लोग कलाम आज़मी, हाँ, मेरा चश्मे का बिजनेस है। तो यहाँ पे पहले से, आज से नहीं, 100 साल पहले से यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कुछ नहीं, आज भी नहीं। आज भी आपको यहाँ का टर्नओवर देखेंगे तो आपका करोड़ों में है, दिन का टर्नओवर। मैं कारोबार की बात कर रहा हूँ, दिन का टर्नओवर इतनी छोटी सी बाजार में, एक दिन का टर्नओवर बता रहा है। दिन का टर्नओवर बता रहा हूँ, करोड़ों में है। लेकिन सुविधा के नाम पे ज़ीरो है। तो उस ज़माने से लोग अपने बल पे कमाने जाते थे। पहले बर्मा जाते थे, पहले बर्मा से शुरू किया। बर्मा से शुरू किया लोगों ने। बात बता रहे हैं आप लगभग। ये 100 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कि लोगों ने हाँ बर्मा जाना शुरू किया। बर्मा ख़त्म हुआ तो फिर सिंगापुर, मलेशिया, उसके बाद गल्फ़ के सारे कंट्री में यहाँ के लोग हैं। और इतना रेवेन्यू यहाँ से अर्न करते हैं। सरकार अगर अपना वो बायोडाटा उठा के देखे, बैंकों का वो सारा बायोडाटा देखे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना फॉरेन करेंसी आ रही है यहाँ पे। लेकिन उसके नाम पे, सुविधा के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो है। फॉरेन करेंसी का फ्लो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सारे लोग रहते हैं। आप एक गांव में जाएंगे तो घर तो मेरे ख्याल से छूट सकता है, आदमी छूट सकता है, घर नहीं छूटेगा। तो समझा नहीं। नहीं, मतलब इतने लोग बाहर रहते हैं। हर आदमी किसी न किसी कंट्री में, आपको गल्फ़ के या सिंगापुर, मलेशिया, आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, तो उस वजह से यहाँ पे एक नाम है कि दुबई, यहाँ सारी चीज़ें पहले से मिल जाती थी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब ऐसा नहीं है। अब ये हो गया है कि लोग जाते हैं बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, हर जगह बिजनेस है हमारा। लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पे आप देखेंगे तो एक छोटा सा हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे। सुविधा के नाम पर हम लोग 2 मिनट बाद बात कर लेंगे, ठीक है। मतलब मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे जगह को जानना है पहले। जैसे अभी आदिल ने बताया कि चीज़ें मिल जाती हैं, तो क्या क्या मिल जाता है सराय मीर में? कौन बताएगा, आप बताएंगे? सराय मीर में क्या क्या खरीदने पे क्या क्या आ जाए? जैसे कपड़े का काम है, कपड़ा जो अच्छे से अच्छा आपको यहाँ मिल जाएगा। और हाँ, इम्पोर्टेड मिल जाएगा। इम्पोर्टेड मतलब कि क्वालिटी। अच्छा, हाँ, क्वालिटी जैसे पूरे इंडिया में कहीं भी यहाँ पे आता है माल, जैसे दिल्ली, बॉम्बे से आता है, तो यहाँ से परचेजिंग वहाँ से हम लोग जाके करते हैं, ला के यहाँ बेचते हैं।
और कुछ आइटम जैसे हम लोग फॉरेन गुड्स का है, तो अब फॉरेन गुड्स का आइटम तो दिल्ली बॉम्बे में मिलने लगा है, वहाँ से परचेज़ करके आ जाता है। कुछ डायरेक्ट दुबई से भी आता है जी। और बड़ी ये सब चाहिए। हाँ, सब कुछ मिल जाती है। और जो चीज़ नहीं रहती, अगर आप ऑर्डर करेंगे, हम लोग दुबई से मंगवा देते हैं। अगर इंडिया में, बॉम्बे में, दिल्ली में नहीं मिलेगा, दुबई में मिल जाता है। तो मान लीजिए हमको एक घड़ी चाहिए, मान लीजिए, हाँ, जो और मैं आपसे कहूँ तो आप कितने दिन में दे देंगे? और ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन लगेगा। हफ्ता 10 दिन में आपको दे हाँ, मगर इस कोविड में आना जाना कम है लोगों का, उसकी वजह से टाइम लग जाता है। देंगे? उसकी वजह से टाइम लग रहा है, कोविड की वजह से नुकसान हुआ अब है। इस तरह क्या ट्रैवलिंग करने में आसानी रहती थी। अब इस तरह PCR कराना, RT-PCR कराना, तो उसकी वजह से अच्छे खासे लोग आना जाना थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। और उस तरह पहले क्या था कि लोग टिकट लिए, यहाँ से टिकट की वजह क्या है, दुबई से यहाँ का टिकट। आप हमको बता रहे थे कि टिकट के दाम का कुछ डिफरेंस बता रहे थे बातचीत हाँ, शुरू होने के पहले, हाँ, क्या था वो? पहले यहाँ पे अगर आप 20,000 रुपये में दुबई चले जाएंगे। अब वहाँ पे जैसे हमारे रिलेटिव कोई रहता है तो आने जाने का खर्च कम रहता है। खर्च का मतलब आने जाने का टिकट जो लगना है वही लगता है, और फिर वहाँ हमको रहने का खाने का दाम लग गया। हाँ, अब हमारे रिलेटिव वहाँ है, घर अगर है, कोई दोस्त ताल्लुकात है, यहाँ के लोगों में इतना मोहब्बत है कि हम किसी के यहाँ गए, हफ्ता 10 दिन रहे, और हाँ, वहाँ हमारे रहने का खाने का खर्च नहीं आता था। उसकी वजह से ट्रैवलिंग करने में आसानी रहती है। जैसे कोविड में बहुत सारी कमर्शियल एयरलाइन बंद हो गई हैं, और जो एक फ़्लाइट जेट एयरवेज बंद हुई है, उसकी वजह से आम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि वो फ़्लाइट बहुत अच्छा फेयर देती थी। और उसके अलावा अब फेयर डबल हो गया, जस्ट पहले 10,000 का था, अब 20,000 का हो गया है सिर्फ जाने का। जितने में पहले जाके चले आते थे, उतना सिर्फ अब जाने का हो गया है। और उसके अलावा एयरपोर्ट पे होता है एक रैपिड टेस्ट, मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं और लगता है कि नहीं, लेकिन इंडिया में उसका 3,500 से 4,000 रुपया लेते हैं। आप अगर दुबई जा रहे हैं, इमारात की किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे फ्लाइट उड़ने से 5 घंटा पहले रैपिड टेस्ट होता है, वो वहाँ की गवर्नमेंट कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे उसका 4,000 रुपये, RT-PCR टेस्ट का 4,000 रुपये, यहाँ की एयरपोर्ट अथॉरिटी जो भी जिसके अंडर में एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, यहाँ बनारस एयरपोर्ट, हर जगह ये पैसा लेते हैं, जिसकी वजह से इतना महंगा हो गया कि अब लोग कम जाते हैं, पहले ज़्यादा तो कौन से एयरपोर्ट से यहाँ ट्रैवल करते हैं? बनारस या लखनऊ? लखनऊ से। बीच में है तो मतलब कहीं भी चले गए, इधर वे कहीं चले गए। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ से जो दुबई जाते रहते हैं? कौन कौन जाता है दुबई? मतलब मुझे किसी ने बताया कि यहाँ का लगभग हर एक बाशिंदा कभी ना कभी दुबई जरूर गया है। हाँ, वो जाता है सब लोग सर। हाँ, जी बिल्कुल। मोहम्मद जाहिद और शहबाज जाहिद जी। ठीक है, तो जाहिद जी क्या है यहाँ पे हिसाब किताब? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, मगर मेरे सामान्य ज्ञान में अगर वृद्धि करना चाहें आप, तो लोग दुबई जाते हैं यहाँ से कितना फ्रिक्वेंसी में जाते हैं? कई बार कहा जाता है कि बस मुसलमान ही दुबई जाते हैं, ऐसा है या क्या डिफरेंस है, ये बताइए। सारे लोग सही- जाते हैं, सही- सही। एकदम सारे लोग। ये खाली कहने की बात है कि खाली मुसलमान जाते हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे लोग जाते हैं। अब खाली दुबई नहीं, सऊदी में भी अच्छे खासे हिंदू भाई हमारे हैं। सऊदी में जहाँ बताया जाता है, मलेशिया में है, सिंगापुर में है। मतलब आपको आजमगढ़ के और ख़ासकर सरायमीर के लोग, मुझको जहाँ तक मालूम है कि हर मुल्क में आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक कि रसिया में मिल जाएंगे आपको, और तुर्की में मिल जाएंगे कुछ। मतलब हर मुल्क में यहाँ के लोग। यहाँ की मेन इकोनॉमिक जो है वो सिर्फ बाहर पे ही डिपेंड है। अगर बाहर डैमेज हुआ तो यहाँ की मार्केट भी डैमेज होना है। आजमगढ़ जिला, जौनपुर जिला, ये डैमेज हो जाएगा। ये जान लीजिए, यहाँ कोई इंडस्ट्रियल ना तो कोई गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई प्लान है। अच्छा, 8 और 9 में जो मंदी आई थी, जी 2008-9 में जो मंदी आई थी, अगर आप लोग को याद हो तो, उस समय यहाँ पे क्या हुआ था? इसमें यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसकी वजह थी उस टाइम हमारे देखने में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो पॉलिसी थी उस टाइम की, वो पॉलिसी की वजह से इंडिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था उस मंदी से। बाहर तो दुबई तो डैमेज हो गए थे। दुबई का ये हाल हो गया था कि बुर्ज खलीफा उसको शायद मेरी जानकारी में बेचना पड़ गया था। वो तो दूसरी गवर्नमेंट ने, किसी ने वो शायद कुछ कर्ज दिया या क्या है, सऊदी मैं क्लियर। आप क्लियर? जुमेरा का जो प्रोजेक्ट था उनका, जो पाम जुमेरा, जो समुंदर पाट के खजूर का पेड़ की तरह, तो पूरा एक उसको उन्होंने डिले कर दिया था। उसमें उनका बहुत नुकसान हुआ था, बहुत सारे इन्वेस्टर चले गए थे। आप क्या करते हैं दोस्त? मेरा ट्रैवल्स का काम है। का काम है। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, वो उस टॉपिक पे कि हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर जाते हैं कि नहीं। मैं ट्रैवल्स का काम करता हूँ, 70-30 है। 70% नॉन मुस्लिम है, 30% मुस्लिम है। अगर आप 70% नॉन मुस्लिम है। हाँ, 30% मुस्लिम। अगर आप टोटल आबादी जोड़ें, भाई ज़्यादा नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम कम है पॉपुलेशन में भी। वैसे ही जो लोग जाते हैं तो 100 लोग नॉन मुस्लिम है, 30% मुस्लिम है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर आप पूरा उस डाटा को देखेंगे, खासतौर से गल्फ़ के पूरे हिस्से का, तो यहाँ पे जितने भी मुस्लिम जाते हैं वो ज़्यादातर अपने किसी रिलेटिव या किसी जानने वाले के थ्रू जाते हैं। नॉन मुस्लिम बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाते हैं, या कोई
किसी वीज़ा खरीद के करके गए। हाँ, ज़रूरी नहीं कोई जानने वाला हो या ना हो, वो ये रिस्क भी लेते हैं। लेकिन मैं टिकट काम करता हूँ तो ज़्यादातर मोस्टली 70% नॉन मुस्लिम ही रहते हैं टोटल आबादी में। और ये क्या होता है, क्या बार बार लोग दुबई जाते क्यों हैं? क्या पैसा कमाने ज़्यादा मिलता है पैसा वहाँ पे, या एक्सचेंज रेट अच्छा है, क्या रीज़न क्या है? यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई काम है नहीं, आदमी क्या करेगा? जाता है, जैसे एक आदमी गया, एक गांव से 10 आदमी गए, तो अब उस गांव के जितने लोग हैं धीरे 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 माइग्रेट करके कमाने के लिए गए, सिर्फ कमाने के लिए जाते हैं, बाकी कोई रीज़न नहीं है उनका। 2 साल मल्टीपल वीज़ा, ऐसा नहीं होता है कि उनका खाली ट्रैवलिंग का वीज़ा है, उनका टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं होता है। मेरे ख्याल से 90% लोगों का सर्विस वीज़ा है, वहाँ पे जॉब करते हैं वो लोग, चाहे दुबई में हो, चाहे सऊदी में हो, कतर में हो, कहीं भी हो। और ये जो हिंदू मुस्लिम की एक तो सबसे बड़ा मसला ये है ना कि आजमगढ़ को ये कहा जाता है कि मुस्लिम बाहुल ज़िला है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ अभी भी रेशियो जो है 70-30 का है। ये तो खाली अब दिखाई देता है कि आप सरायमीर में खड़े हैं, सरायमीर का आप रेशियो उठा लीजिए, सरायमीर में भी हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान कम है। लेकिन यहाँ भी ये एक सबसे बड़ा अच्छाई ये है, यहाँ पे कोई क्लेश नहीं है, हिंदू मुसलमान के बीच में कभी आप क्लेश नहीं सुनेंगे। ये तो मुझे कोई बता रहा था कि क्लेश नहीं है, क्योंकि सबका पैसा, सबका व्यापार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम हम लोग यहाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के हम लोग का आना जाना, खाना अलग है कह लीजिए, खाली मतलब एकदम बहुत करीबी मामला एक दूसरे से है। और जिसे अब भाई हर जगह अच्छे आदमी ख़राब आदमी है, उनको तो कोई नहीं जोड़ता, मगर अच्छे आदमी हम लोग केयर करते हैं सबका। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे हम लोग दुबई कारोबार के लिए यहाँ से जाते हैं, तो वहाँ पे जिसे पैसा एक तो ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा मतलब अगर वहाँ लेबर की काम करता आदमी तो उसको 1500 दिरहम कम से कम मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे किसी काम के लिए 100 रुपये मिल रहा है, वहाँ पे कितना मिलेगा उसी काम के? कम से कम जिसे अगर जिस काम के लिए यहाँ पे उस तरह लेबर का काम तो डेली समझ लीजिए कि 1500 और 2000 दिरहम लेबर को मिल जाता है। 2000 का मतलब 40,000 रुपये महीने हो गया, और वो काम यहाँ करेंगे हम 10,000 नहीं पाएंगे जी। हाँ, और काम भी नहीं मिलेगा। हाँ, काम भी यहाँ नहीं ना है, यहाँ पे काम भी नहीं है, उसका आधे से कम पैसा है, और फिर वहाँ पे आसानी से आदमी 1,50,000 खर्च करके चला जाता है, तो उसके वहाँ पे कुछ ना कुछ गारंटी है कि कुछ ना कुछ मिलेगा उसको। वीज़ा कैसे मिलता है वहाँ का? वीज़ा ट्रैवलिंग का, जिसे ट्रैवलिंग को तो अलग आता है, और परमानेंट वीज़ा जो होता है वो 2 साल का होता है। एक बार वीज़ा आप लगवा ली तो जिसे इंडियन खर्च आएगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया मान लीजिए डीजल में। हाँ, तो अब 2 साल रह सकते हैं वहाँ किसी काम के लिए। अब मिसाल के तौर पर जैसे हम लोग के पास शॉप है, एम्ब्रॉयडरी काम होता है, कपड़े पे सिलाई का काम, तो जो हम लोग यहाँ काम करने वाले हैं तो हम लोग उनको सैलरी देते हैं 1500-1800 दिरहम। तो 1800 दिरहम मतलब आज की डेट में अगर 20 रुपये के लिहाज से जोड़ेंगे तो 36,000 रुपये हो गया। तो 36,000 में जीवन अपन अच्छे से आदमी का गुजारा हो जाता है यहाँ घर पे। वही आदमी यहाँ काम करेगा, उसका 10,000 नहीं कमा पाएगा, तो जाहिर सी बात है, तो अच्छा ज़्यादा कमाने के लिए लोग वहाँ जाते हैं जी। और कितने महीने में तो आ नहीं पाते होंगे, ऐसा कि हर महीने घर चले जाए? 2 साल में लोग आते हैं और 6 महीने की छुट्टी मिलती है। तो कुछ लोग 6 महीने में जाते हैं, कुछ लोग 6 महीने से पहले भी चले जाते हैं, अपने ज़रूरत के लिहाज से आते जाते हैं। अच्छा, 2 साल काम किया मतलब 6 महीने की छुट्टी मिल गई, फिर यहाँ चले आए। हाँ, 4 महीने 3 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने रह के जाते हैं। होती है उसकी सैलरी नहीं मिलती है, वो पेड नहीं रहती है। वो छुट्टी जो है वो अनपेड रहती है कि आपको अपने उस पर खर्च पे आना है, लेकिन मजबूरी है कि हमारे पास कुछ काम ही नहीं है, हम जाना है, हमको क्या करेंगे यहाँ रहेंगे। दुबई के बारे में 2 तरह की पता नहीं आप लोग में से कितने लोग गए, मुझे नहीं पता दुबई, लेकिन दुबई के बारे में 2-3 तरह की कहानियाँ हैं। एक तो लोग बताते थे, अभी भी पता नहीं कहीं कहीं यह सुनने को मिलता है कि दुबई में पैसा हवा में उड़ता है। अच्छा, हाथ उड़ाओ पैसा हाथ में आ जाएगा। हाँ, और एक कहानी उड़ती है कि दुबई में मजदूर एकदम बंक बेड में, एक पूरे बड़े से हॉल में बंक बना हुआ है, उसी में सब मजदूर सो रहे हैं। पैसा भले ही ज़्यादा है लेकिन रहन सहन बड़ा वैसा किस्म का है। स्थिति क्या है असली में? मैं नहीं गया हूँ इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत सच्चाई भी है कि जिसको कहते हैं कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, बधुआ मजदूरी जिसको कहते हैं, कमरे में वहीं काम कर रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, और पैसा हवा में नहीं उड़ता, बहुत मेहनत की कमाई है। अगर आप वहाँ कभी जाने का मौका मिले, कभी देखने का मौका मिले, एक ये है कि वहाँ पे कोई सोशल लाइफ नहीं रहती उनकी, तो कमरे में हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको भी पता है हम कमाने के लिए आए हैं। तो काफ़ी मेहनत का पैसा है, और काफ़ी जो है वो जिसको कहते हैं कि स्ट्रगल करके कमाते हैं, और काफ़ी पैसा लगा के एक्चुअली जाते हैं वहाँ पे। हाँ, अब वीज़ा लिया, टिकट लिया, और उसके बाद वो वहाँ गए, फिर वहाँ वीज़ा लगवाने का पैसा, और फिर उसके बाद फिर आने जाने का जो टिकट का खर्चा है, वो मेहनत की कमाई है। और उसका वो काफ़ी 2-4 महीने तो वो उनका पैसा भरने में चला जाता है, 2-4 महीने की सैलरी उनकी।
हवा में नहीं उड़ता है। हाँ, आप इन्वेस्ट करेंगे तब ना पैसा कमाएंगे। लेबर, स्किल्ड लेबर कैसे हवा में पैसा उड़ता हुआ पकड़ेगा? आपका वहाँ कारोबार होगा। गुरु, बातचीत की शुरुआत में तुम बता रहे थे कि पैसा इधर से उधर जो होता है, स्किल लेबर और नॉन स्किल लेबर दो ही तरह के लोग जाते हैं मोस्टली। अच्छा। मोस्टली। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना कारोबार भी है, यहीं के हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन आप नंबर में अगर आप वहाँ पे लेबर का काम किया, फिर जाके वहाँ पे ग्रोथ किया उन्होंने, मेहनत की। लेकिन पहले तो जाके उन्होंने मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि जाके यहाँ से पैसा लेके गए वहाँ लगा दिया। ऐसा तो मेहनत करने के बाद पैसा मिल भी जाता है। इंडिया की ऐसी सरकार के यहाँ काम भी करते और मजदूरी भी नहीं मिलती है। अजय कुमार गौतम नाम है। ठीक है, हम लोग यहाँ काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। पहले कांग्रेस सरकार थी, हम लोगों को कुछ नहीं, अगर बनाती नहीं थी तो बिगाड़ती भी नहीं थी। हम लोग अच्छे से कमाते खाते थे। जब से भाजपा सरकार है, सिर्फ जनता नहीं कोई कहती कि नहीं वो हिंदू है वो मुस्लिम है, जनता आपस में मतभेद नहीं करती, सरकार खुद आपस में मतभेद करवाती है। ठीक है ना, यहाँ की सरकार। और हम लोगों को जो हम लोग अपने से कमा रहे हैं, जब बालू ईंट गिट्टी का हर चीज़ का रेट महंगा हो जाएगा तो लोग मकान का निजीकरण जो बंद वो करवाते हैं, मकान का बनवाते हैं, लोग नहीं बनवा पाएंगे। आज के 2 या 3 महीना पहले ऐसी स्थिति थी यहाँ की यूपी की कि किसी के पास खाने के लिए लेबर 3 महीने 2 महीने घर में बैठे थे, किसी के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं था कि, और वो सोचे कि अगर मैं नया कपड़ा खरीद लूँ, कपड़े की उसके पास व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, इससे पहले मेरी उम्र 30-35 साल है, मैं भी फील्ड में घूमता हूँ, बाजार जाता हूँ, लोगों से नात बात हर जगह जाता हूँ। कभी ऐसी बुरी स्थिति कांग्रेस की सरकार में नहीं आई थी जितनी भाजपा की सरकार में इतनी बुरी स्थिति आई है। लोगों को रोटी कपड़ा मकान के लिए मजबूर ये सरकार करती है। वो बोलते हैं कि भाई हम तो मजदूरों को, बोलने के लिए क्या है भाई सुन तो लो, हाँ। भाई वो तो बोलते हैं कि हम तो लोगों को अनाज दे रहे हैं, गरीबों को फ्री मुफ्त में अनाज मिल रहा है, कोटे से 5 किलो राशन हर महीने मिलता है। पूरी की वो फिल्म देखे हैं ना, पहले उनको आदत डालने दो, खाने की फ्री की आदत डालने दो। इंस्टाग्राम रील्स देख कर आए हैं, मेरी बात इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है आजकल ना। नहीं, अरे सच्चाई छुपती थोड़ी ना सर, सच्चाई थोड़ी छुपती है। अभी क्या है, किसी हरिजन बस्ती में चले जाइए, बरौटी कोई डायलॉग है ना इस ठाकुर, इनसे फ्री में उनको खाने की आदत डालो। अभी देखिए मेरी बात सुनिए, आज के 10 साल पहले, फिर सिग्नेचर करवाएंगे, फ्री में खाने की आदत डाल सिग्नेचर करवाएंगे। आज के 10 साल 15 साल पहले जो यहाँ लोग लुधियाना मुंबई जाते थे, फ्लैट काम करते थे, कढ़ाई का काम करते थे, सब कंप्यूटराइज हो गया, सब काम बंद हो गया। पहले लोग आते थे, 6 महीना काम चलता था, 6 महीने आराम से घर में बैठ के खाते थे। वहाँ का भी, शहरों का भी बुरा हाल है। और देहात का जो दिहाड़ी मजदूरी था, अब बताइए पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है। पहले की तरह लोग फिर साइकिल चलाना चालू कर दे, पहले की तरह लोग बैल रखना चालू कर देंगे। इस सरकार 20 सरकार में तो नहीं, कांग्रेस सरकार में तो ऐसी नहीं हो रही थी। हाँ, अब मजबूर हो जाएगा, हम क्या करें? अगर आपको मैं कहूँ कि जाके आप रेलवे जो है फाटक पर या रेल की पटरी पर कट जाइए तो आप कटेंगे? रेल की पटरी पर कौन लोग कटते हैं? अगर मैं कहूँ कि आप आत्महत्या कर लीजिए तो आप आत्महत्या करेंगे? नहीं करेंगे। मजबूर लोग करते हैं, बेबस लोग करते हैं, या उनको ब्रेन हैमरेज हो जाता है, पागल लोग करते हैं, या वो मजबूरी बस जाएं। अच्छा ये बताइए, ये सरकार इतनी मजबूर कर दी है कि लोग आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर अच्छा हैं। ठीक है मेरी बात सुनो, आप कांग्रेस और भाजपा कर रहे हो क्या? मतलब केंद्र सरकार की बात कर रहे हो जो केंद्र दिल्ली में सरकार, बैठी है? राज्य सरकार, दोनों सरकार भ्रष्ट हैं। अच्छा। हाँ, और किसकी सरकार में काम बढ़िया हुआ? देखिए यहाँ माया की सरकार थी, सपा की सरकार थी, कुछ नहीं हम लोग कर रहे हैं। हमको थोड़ी ना ताजमहल थोड़ी बनाना, हमको रोटी का बड़ा मकान चाहिए, अच्छे से हम जी सके, रोड पे चल सके, हमको आज़ादी चाहिए। और क्या चाहिए? सरकार हमारा घर बनवा के थोड़ी ना देगी। जो हमारा बिजनेस चल रहा है, हमको कम अच्छे से कमाने खाने तो दे। हमको अच्छे से कमाने, जैसे हमारा दिहाड़ी है, अगर हम 300 की नौकरी कर रहे हैं, 300 की दिहाड़ी कर रहे हैं, तो वही हमारा 300 मिल जाए, हम उसी में खुश रहेंगे। हमें अंबानी थोड़ी बनना है। हमको तो हम गांव दिया डिया सराय मीर भटवाक माझी ये सब घूम कर आना है, हमको अंबानी थोड़ी बनना है। अच्छा आदिल, आप बता रहे थे, आप लोग बता रहे थे कि यहाँ पे ट्रेड यूनियन नहीं है लेकिन वेस्टर्न यूनियन है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई ट्रेड यूनियन नहीं है लेकिन वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर वाला जो है वो होता है। इतनी देखिए जो है यहाँ से ट्रैवलिंग करके बाहर जा रहा है, हिजरत कर रहा है, तो ट्रेड यूनियन की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। आप हर गांव में जाएंगे तो आपको मिलेगा, कहाँ भैया? लुधियाना है, पंजाब है, मुंबई है, दिल्ली है, सूरत है, गुजरात है, यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। पूरे आजमगढ़ में आप उठा के दिल्ली, एक इंडस्ट्रीज़ नहीं है आजमगढ़ में, कोई इंडस्ट्री आज से नहीं, जब से आज़ादी है कोई इंडस्ट्रीज है ही नहीं यहाँ पे। कोई सांसद, कोई विधायक, कोई भी कुछ नहीं किया इसके लिए। कोई नहीं, कोई। आप यहाँ की निधि का उठा के देख लीजिए, लोगों की जो निधियाँ आई हैं अरबों खरबों में आई हैं, क्या खर्च हुआ? ये यहाँ पे ना नाली हमको अपने से बनवानी है, गवर्नमेंट नाली में ये सब ये हमने बनवाई है, गवर्नमेंट ने यहाँ नाली तक नहीं बनवाई है। ये दोनों तरफ ये हमने बनवाया है, हमने ले जाके गिरा दिया, वो बह रहा है रेलवे वाली जमीन में।
बहुत बुरी स्थिति पूरे सराय नाली तक। वहाँ बहुत बुरी स्थिति, रेलवे स्टेशन के पास आप जाएंगे, इतनी बुरी स्थिति है, थाना आधा डूब गया उसमें। बरसात में पुलिस वाले जो है प्लास्टिक पहन के थाने से बाहर आते जाते। पुलिस थाने में 4 फुट रहता। डीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं स्वीकृत कर दे रहा हूँ, लेकिन वो पानी जाएगा कहाँ? रेलवे जो वहाँ बगल में रेलवे है, रेलवे अपने ज़मीन में बहाने देगी नहीं। और यहाँ बहुत बड़ी समस्या पानी निकासी की है। पानी की निकासी की यहाँ है नहीं। आजू बाजू सरायमीर के चारों तरफ आप घूम लीजिए, कहीं न कहीं पानी सब जमा हुआ है, बह रहा है। जितनी पोखरी है सब पे प्लाटिंग हो गई है, पोखरी सब पे प्लाटिंग, सब पे कब्जा, सब प्लाटिंग कर दी एकदम। वो तो अलग चीज है, अलग इशू हो गया। नहीं वो भी इशू है। इशू जो पोखरी थी, पोखरी पूरे सरायमीर का जो मामला है, पोखरी कुछ कंट्रोल करती थी, लेकिन अब सरायमीर आबादी बढ़ी है तो इसका 2 रास्ता है। एक रास्ता रेलवे उधर नदी का बहाव उसमें जाएगा पानी, दूसरा रास्ता इधर है, ये आगे वाला। ये दोनों रास्ते पर गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया है। ये गवर्नमेंट कर सकती है, आम पब्लिक नहीं कर सकती। हालांकि आप देखिए गवर्नमेंट को इतना फ़ायदा है यहाँ से, यहाँ के लोगों से बाहर से पैसा आता है, वो भी हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों में आता है। वो भी यहाँ के लोग आपसे 1 रुपया लिए बगैर जाते हैं, अपने दम पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, कमा के भेजते हैं। यहाँ का रेमिटेंस बढ़ता है, मगर उसके बावजूद भी शर्म नहीं आती कि जो आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है उसके लिए मैं थोड़ा सा काम करके दे दूँ। ये हालत है। लाइट की बहुत बुरी हाल रहती है यहाँ पे, इतनी बड़ी मार्केट है। यहाँ पर वो उसका जिसके बारे में बात किया, अबू सलेम, उसका भी घर यहीं पे है ना, सरायमीर का रहने वाला है ना वो? हाँ कस्बे के हाँ, सरायमीर कस्बे। ये अंदर है, आधा किलोमीटर से कम ही होगा। ये अंदर मेन पठान टोला बोला जाता है मोहल्ला, अच्छा। उसी में उनका घर है। कोई रहता है उनके भी? हाँ, भाई वगैरह हैं उनके भाई लोग रहते हैं। हाँ, परिवार पूरा है उनका। हाँ, आप लोग बता रहे थे हमको कि पहले यहाँ पे अबू सलेम आना जाना रहता था, किसी को पता ही नहीं था कि गुंडा वंडा ऐसा कुछ है उसके ऊपर आरोप। कुछ नहीं, यहाँ कोई उनका ऐसा कुछ मामला नहीं है कि यहाँ पे कोई उनसे डरे या घबराए। जो भी मामला उनका बम्बई या अपना होगा, लेकिन यहाँ कोई उनका कोई ऐसा मामला नहीं है। यहाँ पे कोई मामला नहीं, कोई मामला नहीं। उनके भाई लोग यहीं आगे दुकान है, रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट उनके भतीजे का है। हाँ, सारे लोग हैं, तो उनके कोई दिक्कत नहीं है उनसे। सब पता चला आप लोगों को कि यार आजमगढ़ का नाम इस वजह से भी बदनाम हो रहा है। गुलशन हत्याकांड हुआ था, गुलशन कुमार हत्याकांड हुआ था, सीरीज वाले गुलशन कुमार का। जी। तो उनमें उनका नाम आया था, तब हम लोगों को, भाई तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन सुनता हूँ जो वही तो 1993 के आसपास जो भी हुआ था गुलशन हत्याकांड, तभी से उनका नाम सुर्खियों में आया। तभी लोग यहाँ जाने भी कि मतलब इस तरीके, तभी तो लोग जाने भी नहीं, तो हम लोग जानते भी नहीं कि वो गुंडे हैं। हाँ, सबसे बड़ा यही। पहचानते थे एरिया? नहीं पहचाने, मतलब आना जाना था, जिधर घर तो है ही है। मतलब एरिया में जानने वाले लोग थे उनको? हाँ, जानने वाले थे। ये जानने वाले थे कि वो एक मोटर मैकेनिक के यहाँ काम करते थे। मोटर मैकेनिक यहाँ काम करते थे, तो एरिया में जैसे ये हमारे पड़ोसी हैं, हम जानते हैं इनको, जाहिर सी बात है जानेंगे, छोटी सी बाज़ार है, जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है कि सरायमीर के अतराफ़ के लड़के जो है, वह जो यहाँ के लड़के हैं, यहाँ पे 2 मदरसे बहुत बड़े हैं। जो सबसे बड़ा मदरसा है मदरसतुल इस्लाह, इसके लड़के पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे। उसकी वजह से नहीं सरायमीर मशहूर हुआ, लेकिन अबू सलेम की वजह से मशहूर हो गया। आपको तुर्की में, मसर में, सऊदीया में बड़े बड़े स्कॉलर आपको सरायमीर के मिल जाएंगे, इसी मदरसे के पढ़े। लेकिन उसके बारे में कभी किसी ने चर्चा नहीं की कि सरायमीर का नाम इससे होना चाहिए। आप बताइए, आपके पास मौका है, आप बताइए सरायमीर का नाम किस वजह से होना चाहिए आपके पास? सरायमीर बगैर कुछ, कोई किसी संसाधन के बगैर यहाँ के लड़के पढ़े लिखे बाहर गए। जो यहाँ का मजदूर था, जो नहीं पढ़ा लिखा था, वो भी बाहर गया, मुल्क के लिए लाके कुछ ना कुछ दिया उसने। मुल्क से कुछ नहीं लिया उसने, सिर्फ नाम लिया हिंदुस्तान का, लेकिन उसका नाम नहीं हुआ। सरायमीर को किससे पहचाना गया? अबू सलेम से पहचाना गया। आप जाइए मदरसतुल इस्लाह पे, आपको वेलकम वो लोग करेंगे और आपको लगेगा, वहाँ आपको पूरी तारीख बताएंगे कौन कौन लोग थे। शिबली नोमानी ने इसकी बुनियाद रखी इस मदरसे की। शिबली कॉलेज इनके नाम है ना? शिबली कॉलेज है, उनका भी यहाँ पे वो कंट्रीब्यूशन रहा और बड़े बड़े स्कॉलर निकले हैं। मिसाल दूँ, जो इंडियन एम्बेसडर टू सीरिया है इस वक्त, वो इसी मदरसे के पढ़े हुए हैं, जो मौजूदा एम्बेसडर। हाँ, और दिल्ली में आप किसी भी एम्बेसी में चले जाइए, यहाँ के मदरसे के पढ़े हुए लड़के वहाँ ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं। 80 लड़के, जो लास्ट ईयर सेमिनार हुआ था, 80 लड़कों को आइडेंटिफाई किया गया था जिन्होंने PhD कंप्लीट की अपनी। मैं हायर स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ। इंडिया में जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाहर में अगर आप चले जाएंगे, खासतौर से सऊदी में,
जो मदीना यूनिवर्सिटी है, जामिया अज़हर मिस्र में है, तुर्की में है। बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान पहले जाते थे, पाकिस्तान में बहुत बड़े लोग यहाँ से पढ़े लिखे पढ़ के गए थे। उसके अलावा यहाँ पे आप अगर देखेंगे जो इनका इंडिया में ख़ासतौर से जो हायर रहेंगे, आप देखेंगे डिफेंस में जो ट्रांसलेटर हैं, जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, मैं नाम लेके बता सकता हूँ अगर ज़रूरत हो, वहाँ पे यहाँ के पढ़े हुए लड़के काम कर रहे हैं इस मदरसे के। ये मामूली कंट्रीब्यूशन नहीं है कि एक मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का इतनी हायर लेवल पे जाके वहाँ पे कम्पीट कर रहा है, वो भी ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा है कि जो इंडिया के टॉप लोग हैं। और आप देखिए कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यहाँ के पढ़े हुए लड़के प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और लगातार हर साल अगर आप चेक कर लेंगे, कम से कम ऐसे लड़के हैं जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं, इसमें से 90% ऐसे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, वहाँ एडमिशन लेते हैं। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से जाकर रिलीजियस स्टडी करते हैं, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट में, सोशल वर्क में, हर डिपार्टमेंट में वो जाके पढ़ाई करते हैं, फिर वहाँ से अपनी क्या नाम है मास्टर डिग्री और PhD कंप्लीट करते हैं। अच्छा, एक समय था जब पास में ही संजरपुर है ना, तो संजरपुर से बहुत सारे अरेस्ट होते थे, ठीक है। एक मॉड्यूल सामने आया था जिसका नाम था इंडियन मुजाहिदीन करके, आप लोगों को अगर ध्यान में हो। और संजरपुर से खचिया के भाव अरेस्ट किए जा रहे थे, कई सारे लोग अरेस्ट हुए, कई सारे लोग गए जेल में गए, अभी भी कई सारे लोग जेल में है, कई सारे लोग बेल में बाहर आए। उस समय क्या माहौल था यहाँ पे, इस समय क्या बातचीत होती रहती थी आजमगढ़ में? क्योंकि बार बार जब पॉलिटिकल रैली होती है आजमगढ़ में तो आतंक का गढ़ टाइप के, कोट एंड अनकोट आतंक का गढ़ कहा जाता है। पॉलिटिकल नेता वगैरह अपनी भाषा में कहते हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा है। उस दौरान आजमगढ़ में क्या माहौल था, क्या होता था, कोई बता सकता है? आप बताइए सर। आजमगढ़ संजरपुर यहाँ से 5 किलोमीटर पे है। आप जाएंगे तो 5 किलोमीटर पे एक छोटा सा गांव है, चंद लड़के उसमें से हुए, लेकिन इस कदर आजमगढ़ को बदनाम किया गया। क्या ये मेरा पड़ोसी है, क्या नाम है? हाँ, सुनील यादव, ठीक है, मैंने गुनाह किया है ना, मुझे आप कहिए ना, इसको क्यों कहेंगे? पूरा आजमगढ़ को आप आतंकवाद की नर्सरी कह देंगे आप? उसी आजमगढ़ में शिवली नुमानी भी हुए थे ना। और न जाने कितने स्कॉलर आज के डेट में हैं आजमगढ़ में, जहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं। तो क्या सारे लोग, पूरा आजमगढ़ आतंकवादी है? कैफी आजमी, अब बहुत लोग हैं गिनाने के लिए। पढ़े लिखे की लिस्ट अगर देना चाहेंगे तो हम नहीं दे पाएंगे आजमगढ़ की, इसलिए कि हमने अपने बल पे पढ़ा है। गवर्नमेंट की कोई हमको मदद नहीं मिली। जितने मदरसे हैं हम चला रहे, अपने कंट्रीब्यूशन से 5 रुपये 10 रुपये दे के चला रहे। और अच्छा, उस मदरसों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं, सारे मदरसों में आपको हिंदू पढ़ेंगे। यहाँ पे आजमगढ़ में जो पुराने लोग हैं वो सारे लोग उर्दू जानने वाले हैं, इसलिए कि यहीं की लैंग्वेज है उर्दू, हिंदुस्तान की लैंग्वेज है ना उर्दू। तो उसके लिए आप सबको कहना, इतना डरा दिया गया था कि 5 बजे लड़के हम लोग अंदर चले जाते थे, सब लोग घर में। 2008-9 के समय था वो ना, 8 में कोई नहीं पूछने वाला था, कोई नहीं आता था पूछने के आजमगढ़ के क्या हाल है। कोई जो भी बाहर निकलता था उससे ये नहीं पूछा था कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुम बाहर हो तो आपको टॉर्चर ही करना है। बोले एक वो बना दिया गया, माहौल बना दिया गया। आप जाइए, कोई संजरपुर में अभी आप गुजरेंगे यहाँ से 5 किलोमीटर मार्केट है, कुछ नहीं है भाई। मुजरिम मैं हूँ ना, अगर मैंने मर्डर किया है तो मेरे साथ ये खड़े हैं, ये भी मर्डरिस्ट हो जाएंगे, ये भी मर्डरिस्ट हो जाएंगे। मुझ पे चलाइए ना आप केस और उसको सिद्ध करिए ना आप। अच्छा, उससे पहले के जितने केसेस थे सारे में जितना भी केस चला है सब में लोग बरी हो रहे हैं, 15 साल 20 साल 25 साल। उनके लिए क्या है? मेरी ज़िंदगी तो आपने ख़राब कर दी इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ। सिर्फ जुर्म यही है ना, बाकी क्या जुर्म है भाई? पढ़े लिखे लड़के थे, जितने लोग पकड़े गए हैं, कोई 1% 2% भी केस ऐसा नहीं है कि जिसमें उनको सिद्ध किया गया हो कि हाँ इनके ऊपर केस लगा। अब जिन पुलिस वालों ने उनको पकड़ा है, बाटला हाउस के अक्यूज तो सैफ नाम था या क्या नाम था? कई लोगों का अरेस्ट यहाँ पे हुआ ही है जी। उनके पिताजी शायद सपा के नेता भी हैं यहाँ पे। संजरपुर के हैं वो जी। सर आपका क्या नाम है? मुनीम शेख। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मुनीम शेख। क्या करते हैं सर आप? हम बेंगलोर रहते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। बेंगलोर रहते हैं? यह मेरा वतन है, गांव है।
अच्छा, ये आपका गांव है। मेरा गाँव हम लोग बस यहाँ ये बातचीत कर रहे थे इस सराय मीर के बारे में, जी। यहाँ की इकॉनमी के बारे में कि पैसा कैसे कमाते हैं लोग, कैसे पैसा आता है। कुछ लोग बताए कि एक दिन का करोड़ों का टर्नओवर है पूरे सराय मीर का, और काम धंधा कुछ होता है। इन लोग के लोग बाहर रहते हैं, वहाँ से कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत की पर कमाते हैं। ऐसा नहीं कि यार टर्नओवर तो पूरे हिंदुस्तान का बिगड़ गया है। आप सरायमी की क्या बात कर रहे हैं? एक गांव का टर्नओवर बिगड़ गया, एक नौजवान, एक गरीब खाने को मोहताज हो गया है। और दूसरी चीज़ है, मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप अपनी बातें पब्लिक में बताते हैं। दूसरी बात ये है, आप ये कह रहे हैं सरायमी का जो भी मैटर है, एक छोटा सा केस, आमिर खान के पास कितना हीरोइन निकलती है? 100 ग्राम। अरे शाहरुख खान शाहरुख खान के 100 बेटे ग्राम, आर्यन खान के 100 ग्राम पे वो जाता है कोर्ट। आप अडानी के पोर्ट पे कितने 1,75,000 करोड़ की हीरोइन टेलकॉम पाउडर करके आता है, उसका कुछ नहीं मीडिया में आता। कोई मीडिया लाया? कोई जाना आज तक? उन्होंने रिपोर्ट किया सर। आपने यार, इसलिए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ना। आप जैसे चैनल अगर हिंदुस्तान में हो जाए, आर्यन खान के पास शायद अब ये अडानी क्या बोल रहे हैं, ये मेरा मैटर नहीं है, मैं तो पोर्ट इंचार्ज हूँ। सिक्योरिटी किसकी है? अडानी की अगर सिक्योरिटी तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट की है ना। कोई मीडिया, कोई पेपर, आर्यन खान का मैटर पूरा हिंदुस्तान जान गया है, अडानी का मैटर कोई नहीं जाना। और आर्यन खान के पास आर्यन खान के पास हीरोइन थी भी कि नहीं, ड्रग्स थी भी नहीं, ये भी अभी नहीं साबित हो सका है। लेकिन वो सर्व कर रहा है बेचारा, क्योंकि मुस्लिम है ना। वो मुस्लिम है, नहीं मुस्लिम है ना सर मुस्लिम है, हम मानते हैं उनको मुस्लिम। सर मेरी बात हमारा भाई है। सर मेरी बात सुन लीजिए, वो आपका भाई है या मेरा भाई है, इससे तय नहीं होता कि उसका धर्म क्या है। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्यन खान, पहले तो मैं तो आर्यन खान को मानता हूँ कि भाई आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं, ठीक है। वो उनकी पहली आइडेंटिटी वो है, लोग जानते हैं। जो आर्यन खान अगर शाहरुख खान के ना बेटे होते, अगर सुनील यादव के बेटे होते, तो शायद इतना लोग नहीं सुन तो लीजिए सर मेरी बात, इतनी बात नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है, बड़ा नाम है तो हल्ला बड़ा होगा। इस तरह से चीजें होती हैं। और अरे सर सुन तो लीजिए, सर सुन लीजिए, सर सुन तो लीजिए। और आप जो कह रहे हैं हमारा भाई है, तो हमें ना थोड़ा सा, मुस्लिम है तो भाई है, सब हम लोग आपस में हिंदुस्तान के सब लोग भाई हैं। ठीक है सर, आप हिंदू या मुस्लिम सब लोग भाई हैं। हाँ, ये बात हो रही है। मैं यही कहने वाला था कि वो हमारा भाई है, वो मुसलमान है तो हमारा भाई है। हमें इस लाइन से अलग हटना होगा थोड़ा, कि हमें थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्लूसिव होना होगा, जिसका मतलब हिंदी में होता है समावेशी होना होगा। ठीक है, हमें देखना होगा, क्योंकि जब तक हमें ये आवाज़ जो आप उठा रहे हैं, इन्होंने भी कहा कि संजयपुर में क्या हो रहा था उसके बारे में बताया, आपने भी बताया। सर सुन तो लीजिए, सर सुन तो लीजिए बात। ये सब बातें हो रही है, मैं मानता हूँ उस बात को, ठीक है। मैं आपकी बात को दर्ज करता हूँ, मैं आपकी बात ऑन द रिकॉर्ड ले रहा हूँ, आपकी बात दिखाई जाएगी चैनल पे हमारे। लेकिन एक हस्तक्षेप जो होता है ना, इंटरफेयर जो होता है, मैं उस हिसाब से करना चाहूँगा कि हमें थोड़ा इंक्लूसिव भी होना पड़ेगा, और हमें कानून को, हर बात को, हर चीज़ को कानून के दायरे पे तोड़ना होगा। क्योंकि आज भी कहीं पे लड़ाई होती है तो बोलता है अगला एक दूसरे को, एक फिल्म का डायलॉग मैं कोट कर रहा हूँ कि भाई तुमको अदालत में देख लेंगे हम। उसको ये पता है कि अदालत में देखना है। तो हर चीज़ का हमारे पास कानून एक हथियार है, भले ही हम कितना एग्री और डिसएग्री करें। कानून, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से हम भले ही शिकायत पालें, लेकिन लॉ तो पालेंगे ना, हम लॉ का पालन तो करेंगे ना सर। हाँ, यही तो हमारे मुल्क की खूबसूरती थी कि अनेकता में एकता थी। अब आप एक रंगी चाहते हैं कि एक रंग का सारा चीज़ हो जाए, पूरा गुलदस्ता एक रंग का हो जाए, तो फिर आप उसको गुलदस्ता मत कहिए ना, फिर कहिए कि गुलाब है ये। हम ये चाहते हैं कि वही रहे, कि आप मुझसे डिसएग्री करें, मैं आपसे डिसएग्री करूं, उसके बाद भी एक साथ बैठ के खाना खा लें हम। यही हमारी सभ्यता थी ना, यही हम तो चाहते थे ना। ये तो हमें एकदम अलग कर दिया गया। जैसे ना, मैं इनकी बात से नहीं एग्री नहीं कर रहा हूँ कि हाँ शाहरुख खान के लड़के हैं तो हमारे भाई हैं। नहीं, ये भी मेरा भाई है, आप भी मेरे भाई हैं, हम एक मुल्क के हैं। अच्छा, इस चीज़ को जो लोग यहाँ से दुबई और सऊदी रहते हैं या गल्फ़ कंट्रियों में रहते हैं, उनसे जाके पूछिए। वो ये नहीं पूछता है कि आप यादव जी हैं, आप ठाकुर साहब हैं, आजमगढ़ से हैं। अरे आइए, सिर्फ इंडियन। पहला तो ये रहता है कि आजमगढ़, उसके बाद फिर इंडियन। हाँ, फिर मैं बनारस का रहने वाला हूँ ना, दिल्ली में कहीं यूपी 65 की गाड़ी देख लेता हूँ, अरे भाई बनारस का, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, इसको तो
जैसे एक भाई ने कहा, वो गुप्ता जी ने, कि ये हमारे बीच में नहीं है, मैं यादव के साथ रहता हूँ, ठाकुर के साथ रहता हूँ, मेरे बीच में नहीं, लेकिन मेरे जहन में या उनके जहन में जो भरा गया है वो पॉलिटिशियन ने भरा है। हम तो जाते हैं हमारे साथ, जैसे इनकी कंपनी है, ये लोग बड़ा काम करते हैं। अब ये यहाँ के लोग हैं, क्यों बेंगलोर में गए हैं? अगर यहाँ पे काम होता तो ये बेंगलोर क्यों जाते? ये बेंगलोर नहीं जाते ना सर, बेंगलोर जाने का और क्या रीज़न है भाई? हम लोग जो अपना वतन छोड़ता है, अपना गांव छोड़ रहा है, रोजी रोटी के लिए बाहर जाता है। हम लोग बेंगलोर में रहते हैं, बेंगलोर में बहुत से लोग हमारे रहते हैं, विश्वकर्मा रहते हैं, ठाकुर रहते हैं। हम लोग एक यूपी के हम लोग कमेटी है हम लोग की, हम लोग उसमें एक दूसरे से मिलते हैं, हर लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि हम लोग यूपी वाले हैं, सब यूपी वाले मिलते हैं एक दूसरे को, और उसी से हम लोग मिलके काम भी करते हैं। हमारा पेंटिंग का काम है, कोई कंट्रेक्टर है, कोई सील वाला का काम करता है, कोई मार्बल का काम करता है, सब लोग हैं। अब सब लोग यहाँ से क्यों गए? यही वजह है, गल्फ में जाने की यही वजह है। बेकार हमको यहाँ रोजी रोटी हमें नौजवानों को मिलेगी तो हम क्यों जाएंगे? अगर हमको यहाँ मिल जाएगा, हर फैसिलिटीज यहाँ मिल जाए, कहे कोई आदमी अपना मियाँ बीवी हम लोग तो रहते हैं ना यहाँ पे। जैसे आप घूमने के लिए जाइए, सिंगापुर जाइए, तो आपको खुशी होगी, लेकिन जब हम कमाने के लिए जाते हैं ना, और जब फ्लाइट में बैठना होता है, तब ये लगता है कि यार अब क्या हो, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे अपने मुल्क। तो उनसे पूछिए कि जो कमा रहे हैं और 2 साल के बाद आते हैं, फिर उनको मालूम है कि 4 महीने के बाद मुझको फिर जाना है कमाने के लिए। अच्छा, यहाँ का एक वो है कि पहले जो लोग गए गांव से, वो मुसलमान जो गए, उसमें से 20% जो हिंदू गए हैं उनको मुसलमान लेके गए हैं कि मेरे गांव का है, चलो यार वहाँ कमाओ। वहाँ बुला लेते हैं अपने घर के लोगों को ना? बुलाया हमने, 20% को बुलाया। अच्छा हाँ बोलिए। जो आप बोल रहे हैं भाई, मैंने जो मेरा कमेंट था, शाहरुख खान को भाई की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा एज ए मुस्लिम अडानी। आपका देखिए, आप वो मायने ड्रॉ कर रहे हो, क्या है आप इसकी बात और क्यों इसकी बात क्यों नहीं भाई समझ रहा हूँ। मेरा कंपेरिजन अडानी और शाहरुख खान। शाहरुख खान के पास 2 किलोग्राम हीरोइन निकलती है, पूरा हिंदुस्तान जान जाता है। अडानी के पोर्ट पे कुंटलों गिरती है, कोई नहीं जानता। 2 किलोग्राम बहुत ज्यादा होता है सर, मतलब 2 ग्राम कुछ भी, मतलब अभी वो जो भी थोड़ा है, सा सब्जेक्टिव है, क्योंकि वो अभी एविडेंस अभी आए नहीं है उसके, और वही बहस हो रही है टीवी पे, वही ना है ना ये। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। पब्लिक तो इस तरह की मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान है ना, कोई आप कलर काट के खून निकाल के देख लीजिए, कोई बता दी हिंदू या मुस्लिम का तो मैं जानूँ कोई है? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिल के रहे हैं, मिल के रहते हैं। अल्लामा शिबली नोमानी का सरजमीन है, हमीदुद्दीन फर्राई की सरजमीन है। इन लोगों ने तो शिबली कॉलेज बनाया है। अब क्या शिबली कॉलेज में सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं? आज शिबली कॉलेज जो अल्लामा नोमानी साहब ने बनाया था, शिबली साहब ने, उनकी सोच क्या थी? उनकी सोच थी कि आने वाली पीढ़ी हमारी पढ़ेगी, तो आदमी की सोच ऊंची होनी चाहिए। जब आदमी की सोच ऊंची होगी तो ऊंचा काम होगा। तो ये बातचीत हम यहीं पे बंद करते हैं। हमें और भी मकामों पे और दूसरे मंजिलों पे जाना है, दूसरे लोगों से मीटिंग करनी है, तमाम चीज़ें हैं, लाइंड अप हैं, और इस बातचीत पर हम आपकी राय ज़रूर जानना चाहते हैं। सराय मीर की कहानी, सराय मीर में रहने वाले लोगों की कहानी, उन्होंने क्या कहा, क्या किया, क्या सुना, क्या पाया, ये सब की बात हुई। आजमगढ़ में क्या हुआ, बगल वाले संजरपुर में क्या हुआ, ये सब बातें हुई हैं। और आप इस बातचीत पर अपनी राय दीजिएगा लल्लन टॉप यूपी पे, हमारे कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।